In this question, we have that a cyclist move along a circular path of radius 70 meter. If he completes one round in 11 seconds, calculate total length of this path, magnitude of displacement, average speed, and average velocity. First of all, welcome class 11 to another video of numerical solving. This is part 2 of numerical solving. Depends that is based on motion in a plane. So basically, we have solved questions related to vectors and earlier. यहाँ पे भी कुछ वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे एंड विल नाउ मूव अलोंग. सपोज एक सर्कुलर पाथ बना लेते हैं. ठीक है, हम एक सर्कुलर पाथ बना लेते हैं. सपोज करिए एक सर्कुलर पाथ है जिसमें से कि एक साइक्लिस्ट जो मूव कर रहा है. इसका रेडियस कितना है आप लोग को पता ही होगा, लिखा है क्वेश्चन में. इसका जो रेडियस है ये हमारा कितना 70 मीटर. ठीक है, इसका रेडियस हमारा 70 मीटर है तो हम यहाँ लिख लेते हैं दिस रेडियस इज 70 मीटर. तो यहाँ से हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं. अगर हमें किसी भी सर्कल का रेडियस पता है तो उसका हम एरिया और पेरीमीटर दोनों निकाल सकते हैं. अब बताओ, एक साइक्लिस्ट है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है. ठीक है, कह रहा है कि ही कंप्लीट्स वन राउंड इन 11 सेकंड. 11 सेकंड में वो एक पूरा राउंड कंप्लीट कर ले रहा है. सो कैलकुलेट द टोटल लेंथ ऑफ दिस पाथ. तो ये जो सर्कुलर पाथ है उसकी टोटल लेंथ. तो पहला तो हमारा क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा. पहला क्वेश्चन हमारा कैसे सॉल्व होगा, दैट हमारी जो सर्कुलर पाथ होगी वो किसके बराबर होगी. ये जो टोटल सर्कुलर पाथ होगी, पाथ ये किसके बराबर होगी, विल इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल. ये जो सर्कल है उसके सर्कमफेरेंस के बराबर इसकी पाथ होगी. भाई बॉर्डर में ही तो चलाएगा ना साइकिल, पूरे एरिया में थोड़ी चला देगा. समझ में आ रही है बात. सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल, CIRCLE. इज इट क्लियर. तो ये किसके बराबर होता है, 2 इंटू पाई इंटू आर के. और आर आपका रेडियस है. सो क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 22/7 या फिर 3.14 भी ले सकते हैं इंटू रेडियस कितना है 70. ठीक है, क्योंकि हमने 22/7 लिया क्योंकि 70 से कट जाएगा वो तो 70. ठीक है, कितना आ गया 70 10 टाइम बटा 440 मीटर. 440 मीटर. तो ये हमारा 440 मीटर क्या आ गया, पहला का आंसर. क्या है हमारा सर्कुलर पाथ कितना लंबा है, 40 मीटर लंबा है. दूसरा मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट. अच्छा ये बताओ क्या कह रहा है, ये कंप्लीट कर रहा है राउंड 11 सेकंड्स में. तो डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट करने का मतलब क्या, जैसे पॉइंट यहाँ से स्टार्ट किया, पूरा घूमा और फिर वापस से यहीं पे आ गया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो इसका हुआ वो तो ज़ीरो है ना. तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया हमारा, ज़ीरो, क्योंकि वापस उसी पाथ में है ये. तो हम थर्ड वाले क्वेश्चन की बात करते हैं. थर्ड क्या कह रहा है, एवरेज स्पीड निकालनी. तो एवरेज स्पीड क्या कहता है हमारा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. यही है. टोटल डिस्टेंस कितना है हमारा 440 मीटर अभी हमने निकाला, डिवाइड बाय कितने देर में कंप्लीट कर रहा है 11 सेकंड में. क्या आ गया 44, क्या 44 मीटर पर सेकंड. यूनिट लगाना मत भूलना. और ये डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर होगा. मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं ना, तब ठीक है 0 ही लिख दो. ठीक, जीरो मीटर भी लिख सकते हो, 0 लिख सकते हो, 0 मीटर लिख दो. फोर्थ में क्या कह रहा है, मैग्नीट्यूड और एवरेज वेलोसिटी. अब एवरेज वेलोसिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ना भाई. एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल. डिस्प्लेसमेंट तो हमारा 0 है. ये एवरेज वेलोसिटी की अगर हम बात करें क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट तो हमारा 0 है तो 0 अपॉन टाइम. 0 अपॉन टाइम कितना, टाइम 11 सेकेंड है. चाहे जो भी हो ये आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा. हो गया क्वेश्चन सॉल्व. देखो ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पार्टिकल इज मूविंग ईस्टवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड. तो हम एक पार्टिकल को ईस्ट की तरफ दौड़ा देते हैं. ये हमारा इधर साइड डायरेक्शन ईस्ट होती है, हमने दौड़ा दिया. कितनी स्पीड है उसकी 5 मीटर पर सेकेंड, याद रखेंगे हम. ये वेलोसिटी वेक्टर, इसको v1 मान लेते हैं. आफ्टर
10 सेकेंड, इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद जो वेलोसिटी है वो चेंज हो गई 5 मीटर पर सेकेंड पे नॉर्थवर्ड की तरफ हो गई, नॉर्थ की तरफ, ठीक है। तो आप ऐसे समझ लो कि इस तरीके से होगी, ठीक, नॉर्थवर्ड होगी 10 सेकेंड के बाद, ठीक। तो आप क्या करोगे, इन दोनों वेक्टर को आप मिला दो, ठीक है, इस तरीके से। आफ्टर 10 सेकेंड की बात हो रही, इन दोनों वेक्टर को इस तरीके से रख दो, ठीक। तो एक ये वेलोसिटी हमारा v1 था, ये हमारी v1 वेक्टर थी। v1 हम किसको मान रहे हैं, वेलोसिटी जो कि हमारी ईस्ट की तरफ है, ये वाली डायरेक्शन हमारी है ईस्ट, यहाँ पे लिख भी लेते हैं, हमारी ईस्ट की डायरेक्शन है, और ऊपर वाली हमारी नॉर्थ की डायरेक्शन है, ठीक है। ये हमारी किसकी डायरेक्शन है, ये नॉर्थ की डायरेक्शन है, और हमारा ये v2 है वेलोसिटी, ठीक है, v2 वेक्टर हम मान के चल रहे हैं। इज इट क्लियर, ये हमने मान लिया। नाउ क्या कह रहा है हमारे क्वेश्चन में, फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। तो आप इसको सपोज इसको ओ मान लो, आप इस जो ये पॉइंट है उसको आप अगर ओ मान रहे हो, ओ मान लो, ठीक है, और इसको हम ओ ए मान ले रहे हैं, ठीक है, इस पॉइंट को ए मान लो, इसको आप पॉइंट बी मान लोगे, ठीक है, ये चीज़ें होगी क्लियर नाउ। तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी है हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी v1 थी, फाइनल वेलोसिटी ये है, तो हमने इसको टेल टू टेल जोड़ दिया, ठीक है, दोनों को परपेंडिकुलरली रख लिया। उसके बाद ड्यू नॉर्थ ड्यू ईस्ट, स्पीड को हम ऐसे लिखते हैं ना, 5 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट कौन सी v1 है, और 5 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ हमारी v2 है। तो अगर हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएं, अगर हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात करते हैं, तो क्या आता है हमारा, सिंस हमें एवरेज वेलोसिटी एवरेज एक्सेलरेशन निकालनी है, तो उसके लिए हमको चेंज इन वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, ठीक। चेंज इन वेलोसिटी क्या आएगी, तो चेंज इन वेलोसिटी जो होगी हमारी रिजल्टेंट से निकलेगी, दोनों का जो चेंज है वो कैसे निकलेगा, वो रिजल्टेंट से निकलेगा। तो बेसिकली क्या होगा, ये जो ओ ए वेक्टर है, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ओ ए वेक्टर प्लस ओ ओ ए वेक्टर हो गया प्लस आपका ओ बी वेक्टर, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर होगा ना, इधर से एक और वेक्टर रिजल्टेंट जो आएगा ए बी वेक्टर। अगर हम इसका रिजल्टेंट बनाएं तो रिजल्टेंट अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ किधर आ जाएगा, आप खुद सोचो। हमारा रिजल्ट किधर को पॉइंट करेगा, रिजल्टेंट हमारा इधर को जाएगा ना, ठीक है, रिजल्टेंट हमारा इधर को जाएगा। तो हम अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर एडिशन क्या लिख सकते हैं, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर, ओ बी वेक्टर। इज इट क्लियर, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ से इसी इक्वेशन से हम ए बी वेक्टर किसके बराबर लिख सकते हैं, वी कैन राइट ए बी वेक्टर एज, ए बी वेक्टर विल बी ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ठीक है। Okay, so now that we have all these, we can also find out its resulting। तो हम अगर इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ओ बी हमारा क्या है, v2 है, तो v2 माइनस वेक्टर ओ ए हमारा कौन सा है, v1 वेक्टर, ठीक है। कॉम्पिटेटिव लेवल का क्वेश्चन था ये हमारा, ये AI ट्रिपल ई पहले हुआ करता था, उस टाइम पे एक क्वेश्चन आया था,
सो v2 माइनस v1 वेक्टर यहाँ से हो गया। अच्छा v2 माइनस v1 वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी, यही तो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, चेंज, किसमें चेंज है, वेलोसिटी में चेंज है ना, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। इज इट क्लियर? नाउ वी हैव दिस चेंज इन वेलोसिटी। उसके बाद हमें क्या निकालना, क्या है, हमें एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है ना, तो वहाँ तक हम आते हैं। चेंज इन वेलोसिटी का हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, सिंस दोनों वेक्टर के बीच में एंगल जो हमारा 90 डिग्री का बन रहा है, तो हमारा जो वेक्टर का फॉर्मूला होता है, जैसा कि हमने लास्ट में ऑलरेडी बहुत बार पढ़ लिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, अंडर रूट के अंदर सारा चीज़। तो कॉस 90 हमारा जीरो हो जाता है, तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इज इट क्लियर? हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यानी कि अंडर रूट में क्या हो जाएगा हमारा, ये जो ए बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, दिस विल बी इक्वल टू हमारा अंडर रूट में, अंडर रूट में रूट ओवर, या फिर रूट ओवर बोलते हैं, अंडर रूट बोलते हैं, अंडर रूट में ही आएगा आपका 5 का स्क्वायर प्लस अगेन 5 का स्क्वायर। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 25 प्लस 25 दैट इज 50, ठीक है, अंडर रूट में 50। अंडर रूट 50 का हमारा जो न्यूमेरिक वैल्यू आता है वो आता है 5√2, ठीक है, ये आता है हमारा 5√2, ठीक है, 5√2। मैं क्योंकि रूट नहीं लगा सकता, बट लगा भी सकता हूँ, तो उसको पेंसिल से लगाना पड़ेगा, बट आप लोग को दिखेगा नहीं। सो √2, ठीक है। उसके बाद ये हमारा मैग्नीट्यूड आ गया। अब अगर हम बात करें एवरेज एक्सेलरेशन की, हमें तो वही निकालना है ना, एवरेज एक्सेलरेशन। ये तो अभी हमारा चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो चेंज इन वेलोसिटी हमारी क्या आई है, अभी हमारी 5√2 आ गई, 5√2 अपॉन टाइम, टाइम कितना है, टाइम कितना है यहाँ पे 10 सेकेंड्स। इज इट क्लियर? तो उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2, या हमारा आंसर आएगा √2/2, क्या आ जाएगा, √2 अपॉन में सिंपल 2, ठीक है, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट तो हमें एक्सेलरेशन की पता ही है क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, अगर आपसे डायरेक्शन पूछेगा तो डायरेक्शन किधर की तरफ है, ये नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन है ये, ठीक है, टेढ़ा है ना, टेढ़ा ना, सीधा है ना इधर है, ये नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन है। अगर इस वेक्टर को आप उठा के इधर रख दोगे तो ये कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होगी ना ये, ठीक है। उसको यहीं रहने दो, समझ गए? कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से हम उसको सॉल्व करते हैं। चलो बेटा, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये वाला क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं अपने क्वेश्चन इन वन डायमेंशन क्वेश्चन में भी, मैंने कई बार लाइव क्लास में भी ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करवाया है। और द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, क्या कह रहे हैं, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, मतलब आर वेक्टर दिया हुआ है इस तरीके से, आर वेक्टर इज इक्वल टू 3t, टी टाइम है, आई कैप प्लस 2t स्क्वायर जे कैप प्लस 5k कैप। इस तरीके से हमें एक पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, हमें निकालना क्या है, वेयर टी इज इन टाइम सेकंड्स में है और कोफिशिएंट की प्रॉपर यूनिट है, जैसे कि आर हमारी मीटर में होगी, ठीक है, सारी चीज़ें हमें पता होगी। हमें वेलोसिटी इन द एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, और एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है। अच्छा, और हमें निकालना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विद अ फंक्शन ऑफ टाइम एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। ओके, ठीक है। आप लोग को याद होगा, आप लोग को याद होगा ये वेलोसिटी एट सम टाइम, दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक। तो जब हम पोजीशन वेक्टर को, जब हम डिफरेंशिएट करते हैं रेट ऑफ चेंज के हिसाब से, डी आर बाई डी टी जब हम करेंगे, तो ये क्या कहलाए, हो जाती है हमारी वेलोसिटी एट टाइम, ठीक है। इसको जब हम एज अ पोजीशन वेक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये वी टी के बराबर होती है। और एक और चीज़, एक और चीज़, जब हम इसी डिफरेंस, मतलब जब हम डी वी ब्रैकेट में टी, जब हम ये करते हैं, जब हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम करते हैं, तो हमें मिलता है एक्सेलरेशन वेक्टर, ठीक है, हमें एक्सेलरेशन मिलता है। ओके, सो
ये चीज़ हमें सब अगर क्लियर है ना तो हमारा ये क्वेश्चन कुछ बचा नहीं है, सिर्फ सॉल्व हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट लगेंगे। और एक और चीज़, अगर हमको पोजीशन वेक्टर और ए को डायरेक्ट रिलेट करना है तो हम क्या लिख सकते हैं, डबल डिफरेंशिएशन, यानी कि उसको हम इस तरीके से लिखते हैं, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ आर एज अ फंक्शन ऑफ टी टाइम डी डी टी, डबल डिफरेंशिएशन, इसको कहते हैं डबल डिफरेंशिएशन ऑफ, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं जैसे लिखा हुआ है, ठीक है, पावर है ये, पावर में लगा होता है वो, ठीक है, डी टू आर बाई डी टी टू, इसको इस तरह से बोला जाता है, या फिर डबल डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इस तरीके से भी बोलते हैं। ये किसके बराबर होता है, ये ए के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ पोजीशन वेक्टर दिया है, वी तो दिया ही नहीं है, कोई बात नहीं, हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। खैर ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया जनरल नॉलेज के लिए। हमारे क्या है, हमें आर इज इक्वल टू दिया है, अब हम डी आर बाई डी टी निकाल लेते हैं सीधा। डी आर बाई डी टी क्या हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 कांस्टेंट है, 3 को बाहर ही लिखे रहने देंगे, ठीक, और हमारा जो है टाइम, टाइम होगा तो क्या हो जाएगा, डी टाइम अपॉन डी टाइम, आगे क्या है आई कैप, ठीक, आगे क्या है हमारे आई कैप है ना, उसको ऐसे ही लिखे रहने दे रहा, तो फिर अगेन प्लस, और क्या है आगे, 2 कांस्टेंट वाले टर्म को हम बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट वाला टर्म को बाहर लेते हैं, 2, अब टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर का, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, डी ऑफ टी का स्क्वायर बाय डी टी, आगे क्या है जे कैप, प्लस अगेन 5k है, तो यहाँ पे तो t है ही नहीं, जिसके रिस्पेक्ट में हमको डिफ्रेंशिएट करना है, ये जो हम कर रहे हैं ना उसको बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन, और जिसके रिस्पेक्ट में हम करते हैं नीचे लिखा होता है डी आर, जिसको करना होता है वो आर है, जिससे रिस्पेक्ट में करना है डैट इज टी, वो नीचे लिखा हुआ होता है। तो यहाँ पे टी के रिस्पेक्ट में करना है, बट यहाँ पे तो टी है ही नहीं, देखो 5k में तो टी है ही नहीं, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी ऑफ 5k, 5k डिवाइड बाय डी टी, तो ये कांस्टेंट है, 5k क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 0, तो ये पूरी क्वांटिटी जो हमारी है ना ये वाली, ये पूरी की पूरी हो जाएगी 0, तो उसको हम हटा के लिख देते हैं 0। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। तो क्वेश्चन जैसे जैसे हम सॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट आप सीखते जाओगे। तो डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू क्या होता है आपका, वी होता है एट टाइम टी, है ना, डी आर बाई डी टी आप जो कर रहे हो ये एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है ना, तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ टाइम बना लो, ठीक है, तो यहाँ पे भी आप लिख दो फंक्शन ऑफ टाइम, यहाँ पे भी लिख दो उसको, ठीक, ये वी टी के बराबर है, एंड दिस वी टी विल बी इक्वल टू व्हाट विल हैव, देखो अब यहाँ पे डी टी अपॉन डी टी क्या हो जाएगा 1 ना, तो यहाँ पे क्या बचा 3 और आई बचा, डी टी तो गया, ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है 1 होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y इज 1, इस चीज़ को हमेशा याद रखना, ठीक है, ये ऐसा नहीं कि कट के 1 हो जा रहा है, ये डिफरेंशिएशन इज एन ऑपरेटर प्लस माइनस, तो उसका भी एक अलग तरीका होता है करने का, वो आप अभी डिफरेंशिएशन पढ़ोगे क्लास 11th में मैथ्स के स्टूडेंट, बायोलॉजी वाले नहीं पढ़ोगे तो परेशान मत होना, जैसा मैं बता रहा हूँ बस उतना कर लेना, उतना बहुत है। ओके, तो +2, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगता है, फॉर्मूला ये लगता है कि जब टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हम टी के रिस्पेक्ट में करते हैं उसका आंसर आ जाता है 2 इंटू टी, उसका आंसर आ जाता है 2 इंटू टी, ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला ये लगता है, फॉर्मूला मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ तो तुम लोग को क्लियर होगा, फॉर्मूला इसका ये होता है कि जैसे हमको रिस्पेक्ट डी एक्स की पावर एन का करना है ना, अगर डी एक्स की पावर एन का हमको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, डी एक्स अगर हमको ये डिफ्रेंशिएशन करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये आता है आपका एन बाहर आ जाता है, ये एक्स की पावर में एन है, फिर इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1, दिस इज द फॉर्मूला, इसी को हमने यूज़ किया, देखो ध्यान दो, यहाँ पे जो हमने टी स्क्वायर को, आखिर टी स्क्वायर को अगर हम करते तो क्या था भाई, डिफरेंशिएशन, यहाँ पे क्या क्वेश्चन था हमारा, डिफरेंशिएशन ऑफ टी का, डिफरेंशिएशन ऑफ टी का स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू डी टी, यही था हमारे पास क्वेश्चन में, यही था, तो उसको हम क्या लिख रहे हैं,
इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ये n है, अगर 2 यहाँ पे n हो गया तो n बाहर आ जाता है और फिर हम t लिखते हैं, ठीक है, t लिखेंगे वहाँ पे x लिखा है ऊपर में, उसके ऊपर 2 माइनस 1, इसकी पावर 2 माइनस 1, यहाँ पे n2 है तो 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 क्या होता है 1, किसके बराबर हो गया ये, सिर्फ और सिर्फ 2t के बराबर हो गया, ठीक है बेटा, किसके बराबर हो गया, 2t के बराबर हो गया। इज इट क्लियर? तो उसको मिटा देते हैं और ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, विल इरेज इट एंड राइट इट डाउन जहाँ पे हमें लिखना है इसको। ओके, आगे बढ़ेंगे, अभी तो हमें बहुत कुछ करना है। ये चीज़ हो गया ना, जे कैप प्लस, प्लस तो कुछ आएगा नहीं, वो तो जीरो हो गया, तो हमारे पास ये आ गया वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर हमारे पास आ गया, क्या आ गया ये 3i कैप प्लस 4j कैप, ये हमारा आंसर है पहले वाले का, ठीक है, फर्स्ट v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो ये हमारा v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकल के आया। नाउ दैट वी हैव, हमको एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, तो हम ये जो हमारी वैल्यू आई है ना, ये जो हमारी वैल्यू आई है क्या आई है, ये आई है v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, इसको हम फिर से t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, हम इसको करेंगे डी वी अपॉन डी टी, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये a के बराबर हो जाएगा, ठीक, तो इसको हम डिफरेंशिएट कर दें फिर, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, a के बराबर है, तो हमें पता ही है, तो उसको डिफरेंशिएट कर दें तो ये क्या हो जाएगा 3, अच्छा यहाँ पे ये 2t आएगा ना, तो 4t भी आएगा यहाँ पे, ठीक है, 2t मतलब 4tg, ठीक, इसी के लिए अब सही है। अब इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 3i क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो, सीधा जीरो लिख देंगे, प्लस 4t, अच्छा 4 तो रहेगा हमारा, लेकिन t क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इंटू 1 ब्रैकेट में फिर j कैप, तो हमारा ये क्या आ गया आंसर इसका, इसका हमारा आंसर क्या आ गया, ए वेक्टर किसके बराबर हो गया 4j कैप के, ए वेक्टर किसके बराबर हो गया 4j कैप के, तो ये हमारा आंसर है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, ठीक। अब हमारे लास्ट में क्या कह रहा है, आपको निकालनी है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम जब टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड हो, तो आपने ऑलरेडी निकाल लिया है v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, आपने अभी निकाला, क्या निकाला, आपने निकाला 3i कैप प्लस 4tj कैप, आपने निकाला। अब सिर्फ और सिर्फ क्या करना है आपको, टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स रख देना यहाँ पे, ठीक है, टाइम 3 इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स रख देना, ठीक, सो क्या बन जाएगा हमको, सो हमारा क्या आ जाएगा, ये जो हमारा v एज अ फंक्शन ऑफ 3 आ जाएगा, ठीक है, v एज अ फंक्शन ऑफ 3 आ जाएगा, क्योंकि टाइम की जगह हमने 3 रख दिया, तो v एज अ फंक्शन ऑफ 3 क्या आ जाएगा, दिस विल बिकम 3i कैप प्लस 4 इंटू t की जगह हमने क्या रख दिया 3j कैप, ठीक, अगेन क्या आ गया हमारा, ये हमारा v एज अ फंक्शन ऑफ 3 क्या बन गया 3i कैप प्लस 4 3 12 12j कैप, ठीक है, तो हमारा हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो इस तरीके से हम इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, वी सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन बाय दिस मेथड। इज इट क्लियर? यहाँ पे वेक्टर का भी आ गया और हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया 2 डायमेंशन का, ठीक, इज इट क्लियर? इसी तरीके से हम और भी क्वेश्चन को करेंगे। वो वाला क्वेश्चन हमने मिटा तो दिया यहाँ से, बट हमें क्या निकालना था उसका मैग्नीट्यूड, तो हमारा आंसर क्या आया था v एज अ फंक्शन ऑफ 3 का, हमारा आंसर आया था 3i कैप प्लस 12j कैप, ठीक है, क्या है, तो 12j कैप, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड निकाला, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ v एज अ फंक्शन ऑफ 3, ठीक है, हमारा इसका क्या होता है, अंडर रूट ब्रैकेट में अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर जो कि है 9 प्लस हमारा जो भी है 12 का स्क्वायर 144, ठीक, अंडर रूट में यार सारा आएगा, ये क्या आ गया हमारा अंडर रूट, ये करीब 153, अंडर रूट 153 हमारा क्या आता है, ये आएगा करीब जब सॉल्व करेंगे तो 12.4
मीटर पर सेकेंड। ये हमारा मैग्नीट्यूड है इस वेलोसिटी का। अब डायरेक्शन की बात करते हैं। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? याद करो हम डायरेक्शन कैसे निकालते थे। डायरेक्शन में हम tan थीटा निकालते थे, ठीक है। डायरेक्शन के लिए हम क्या निकालते थे? tan थीटा। वेक्टर में डायरेक्शन के लिए हम tan थीटा करते थे। तो tan थीटा हमारा किसके बराबर हो गया? tan थीटा होगा हमारा, क्या होता था याद करो, वी वाई अपॉन वी एक्स हो जाएगा, ठीक है। tan थीटा क्या हो जाएगा? वी वाई अपॉन वी एक्स, ठीक है। अगर कंफ्यूजन है तो खुद सोचो, जब हम एंगल निकालते थे रिजल्टेंट का, जो हम डायरेक्शन बताते थे, वो tan बीटा से करते थे। हम यहाँ पे tan थीटा लेते, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे बीटा लीजिए चाहे थीटा लीजिए, फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। क्या होता था? b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। अच्छा, b साइन थीटा से क्या हो गया? b साइन थीटा साइन 90 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि दोनों वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? परपेंडिकुलर है दोनों एक दूसरे के। भाई आई और जे है ना, यहाँ पे आई और जे हैं, ठीक। तो दोनों आई और जे आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। समझ में आ गया? तो हमारा वहाँ पे जब इस तरह का क्वेश्चन आता है, इसमें जो हमको मतलब जैसे ये क्वेश्चन है आपका 2 डायमेंशन में और आपको थीटा निकालना है, तो सीधे आप क्या कर दोगे? वी वाई अपॉन वी एक्स। वी वाई क्या है? 12 और एक्स क्या है? 3। समझ में आ गया? तो सीधे लिख दो उसको, ये हो जाएगा हमारा वी वाई अपॉन वी एक्स। अच्छा, वी वाई यहाँ पे क्या है हमारा? 12 और वी एक्स क्या है? 3 है कि नहीं है? तो 12 अपॉन 3 क्या आ गया? ये आ गया हमारा 4, है ना। क्या आ गया हमारा? 4। तो ये वैल्यू 4 आ रही है। तो जब हम tan थे ना, थीटा की वैल्यू अगर डायरेक्ट पूछेगा तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स पावर -1 ब्रैकेट में 4, इतना करके छोड़ दो। या फिर क्वेश्चन में आपको दिया भी होगा, ये सब वैल्यूज ऑलरेडी कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं, दिए होती हैं। तो ये आपकी वैल्यू आ रही है करीब करीब 74 डिग्रीज में। एंगल भी यूनिट्स मेजरमेंट्स में आप लोग देख ही लिए होंगे, एंगल भी जो होता है रेडियन में होता है। एंगल को हम रेडियन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आपके पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आप लोग ऑलरेडी देख लियो। तो दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। ये हमारा अब क्वेश्चन हो गया है सॉल्व, ओके। अब हम बात कर लेते हैं रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन की। सबसे पहली चीज़, रिलेटिव वेलोसिटी होती क्या है? द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी। अगर कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों अपनी अपनी वेलोसिटी से मूव कर रही हैं, तो द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू बी, रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। जब व्हेन बोथ आर इन मोशन, जब दोनों मोशन में, क्या होती है? इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट बी। समझ रहे हो? सपोज करो दो ऑब्जेक्ट हैं ए और बी, वो मूव कर रहे हैं वेलोसिटी वी ए एंड वी बी से। सपोज सपोज देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स मूविंग विथ वेलोसिटी वी ए एंड वी बी, वेक्टर में है, ठीक है। याद रखना वी ए और वी बी, ठीक। सो विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड या फिर विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ, मतलब अर्थ के रिस्पेक्ट में ये वी ए और वी बी वेलोसिटी है, ठीक है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी स्पीड होगी उसकी, यानी ग्राउंड में खड़े होकर देखो कितनी स्पीड दिखेगी तुम्हें, ये मतलब होता है उस चीज़ का। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू बी हम कैसे लिखेंगे? तो हम लिखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू बी हम किस तरीके से लिखते हैं? हम इसको लिखते हैं वी ए बी। कैपिटल है, कैपिटल भी रहेगा, लेकिन ताकि तुम लोग को क्लियर दिखे इसलिए हम वी ए बी लिख लेते हैं, ठीक है। वी ए बी, और वी ए बी को हम किस तरीके से लिखते हैं? वी ए बी इज रिटन एज वी ए माइनस वी बी, ठीक है। वी ए बी को हम किस तरीके से लिखते हैं देख लो, वी ए माइनस वी बी, और ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी आप जानते हो। अगर हम बात करें रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी विद रिस्पेक्ट टू ए, इसी का उल्टे की बात कर दे तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ डॉट 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 ऑफ ऑब्जेक्ट बी विद रिस्पेक्ट टू ए, अगर हम इसकी बात कर लें तो इसका मतलब हम वी बी ए की बात कर रहे हैं। ये किसके बराबर होगा? भाई वी बी माइनस वी ए के बराबर होगा ना, ये इसके बराबर होगा वी बी माइनस वी ए, ठीक है। वी बी माइनस वी ए के बराबर हो गए।
सो क्लियरली वी ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी बी ए। ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, दोनों इक्वेशन से हमको क्या देखने को मिला कि ये जो वी ए बी है इज इक्वल टू क्या है, माइनस ऑफ वी बी ए। क्लियर है ना ये चीज़? तो बिल्कुल इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमें। वेक्टर है, वेक्टर सब पे रहेगा, वी पे भी वेक्टर है, यहाँ पे भी बी ए पे भी वेक्टर है, सब पे वेक्टर है। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। और बट अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें, अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें, बट मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ वी ए बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वी बी ए। इतना चीज़ तो क्लियर ही होगा कि भाई मैग्नीट्यूड फॉर्म की अगर हम बात करें तो मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा, भले डायरेक्शन अपोजिट हो सकती है। ठीक, सो द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए, तो हम क्या कह सकते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए की अगर हम बात करें तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए की अगर हम बात करें तो उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, सारा ऊपर सब कुछ दिमाग में रखते हुए अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, वी कैन राइट इट एज वी ए, ग्राउंड में जो है वी ए, ठीक है, प्लस माइनस ऑफ वी बी। इज इट क्लियर? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जो हम ऑब्जेक्ट ए का अब हम लिख सकते हैं वो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो क्या है ये, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए प्लस नेगेटिव वेलोसिटी वेक्टर ऑफ बी। साफ साफ दिख रहा है, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए प्लस क्या लिखा हुआ है, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए प्लस नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी वेक्टर ऑफ बी, यानी कि उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो चुकी है बी के। हेंस क्या कह सकते हैं हम, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी इज इक्वल टू द वेक्टर एडिशन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ वेक्टर ए एंड द नेगेटिव वेलोसिटी ऑफ वेक्टर बी। तो ये नेगेटिव एडिशन है। ठीक है, एक तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि जो जब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी अगर हम निकालेंगे यहाँ पे टू डायमेंशन के केस में, तो हम क्या कह सकते हैं, ये क्या है, relative velocity of object A with respect to object B is equal to the vector addition of velocity vector A, ये क्या है यहाँ पे हमने निकाला, with respect to B, है ना। तो ये हमारा क्या है कि अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखे तो वेक्टर A प्लस नेगेटिव ऑफ वेक्टर B, यही है। तो वेक्टर एडिशन है ना दोनों, समझ रहे हो, दोनों का वेक्टर एडिशन है। तो हम क्या लिख सकते हैं, उसका वेक्टर एडिशन है, तो हम इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, अभी जो हमने पढ़ा है वेक्टर एडिशन जो भी है उसको हम अंडर रूट, याद करो क्या लिखते हैं, अंडर रूट, वही वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना। इसी तरीके से हम रेन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो रेन हो रही है, ठीक है, एक आदमी है वो ईस्ट की डायरेक्शन में चल रहा है, उसकी वेलोसिटी हम वी एम मान लेते हैं, ठीक है, वी सफिक्स एम मान लेते हैं, वी एम। और बारिश हो रही है, बारिश की वेलोसिटी हम वी आर मान लेते हैं, ठीक है, बारिश हो रही है, वर्टिकल उसकी जो स्पीड है वेलोसिटी है, वेक्टर वी आर मान लिया, और आदमी ईस्ट की तरफ जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी को हमने वेक्टर वी एम मान लिया। ओके, सो सपोज करो कि आपको हम नाम दे देते हैं यहाँ पे, सपोज करो यहाँ पे ये जो हमारा सेंटर हमेशा हम क्या लेते हैं, ओ ही लेते हैं, तो सेंटर को ओ रखते हैं, ठीक है, और इधर इधर की तरफ गया है ये, यानी कि इधर की तरफ, इसको हम ए मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम ए मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम ए मान लेते हैं। ठीक, इसी तरीके से ये हमारा ये ओ हो गया, ये ए हो गया, और ये इस पॉइंट को हम बी मान लेते हैं। ठीक, इतनी चीज़ें क्लियर हैं। उसके बाद हम क्या कह सकते हैं कि एक हमने वी एम लिया है ना, एक हम माइनस वी एम ले लेते हैं, ठीक, क्योंकि हमको माइनस वी एम की ज़रूरत पड़ेगी। अगर वी एम राइट की तरफ है तो माइनस वी एम के इधर लेफ्ट की तरफ होगा, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। तो ये जो वेक्टर हमने लिखा है ये माइनस वी एम वैक्टर है, माइनस वी एम वैक्टर है, और इसका जो आपका नाम हम नेम दे रहे थे यहाँ पे, सी नाम दे रहे थे इसको, ठीक है, पॉइंट को हमने सी नाम दे दिया। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हमको बस इतना सिचुएशन अगर समझ में आ गया, बाकी सब सारी चीज़ें तो बात की। अब देखो ये समझो, जैसे फिगर में दिखाया ना, कंसिडर करो कि एक मैन है, ठीक है, वो मूव कर रहा है, एक आदमी मूव कर रहा है ईस्ट की डायरेक्शन की तरफ वी एम वेलोसिटी से, वेक्टर वी एम। ठीक, सपोज करो कि रेन जो वर्टिकली नीचे गिर रही है वो वी आर वेलोसिटी से गिर रही है,
ठीक है, वी आर वेलोसिटी से गिर रही है. सो द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ the relative velocity of the relative velocity of rain with respect to man. अगर हम बात करें इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, वी आर एम इसी तरीके से लिखते हैं, और वी आर एम विल बी इक्वल टू वेक्टर वेक्टर वी आर एम विल बी इक्वल टू वेक्टर आर माइनस वेक्टर वी एम, वेक्टर वी आर माइनस वेक्टर वी एम. कुछ गलत तो लिखा नहीं हमने, सही लिखा है. इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम सम के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, वी आर प्लस माइनस ऑफ वी एम. इज इट क्लियर? तो हमारा वेक्टर एडिशन हो गया ना, ये समझ में आ रहा है, वेक्टर एडिशन हो गया. तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर वर्ड्स में लिखें तो ये हो जाएगा हमारा वी आर क्या है, ओ बी वेक्टर प्लस माइनस क्या है, ओ वी एम क्या है हमारा, ओ ए वेक्टर, ठीक. अच्छा, माइनस वी एम किसके बराबर है, डायरेक्ट हम लिख लेते हैं, माइनस वी एम किसके बराबर है, माइनस वी एम हमारा ओ सी के बराबर है, ओ सी के बराबर है. ठीक है, तो हमारा ओवरऑल क्या आ गया, ओवरऑल हमारा क्या आ गया यहाँ से, कि जो हमारा वी आर एम है ये किसके बराबर है, ये है ओ बी प्लस ओ सी के बराबर है. इज इट क्लियर? ठीक है बेटा, आई होप तुम लोग को ये चीज़ क्लियर होगी. यहाँ पे किसके बराबर है, वी आर एम. ठीक, इस चीज़ को नोट कर लेना. ठीक, अब क्लियर हो गया होगा तुम लोगों को. सो यहाँ पे हम इसको माइनस ओ ए भी लिख देते हैं ताकि तुम लोग को लगे, रिलेट कर पाओ, माइनस ए. ठीक है, ओके. सो नाउ दैट वी हैव एवरीथिंग, वी कैन नाउ टेल दैट ये जो हमारा वेक्टर है किसके बराबर है, ये हमारे एक ओडी वेक्टर है. यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर है ना, तो रिजल्टेंट वेक्टर कुछ इधर को निकल के आएगा इस तरीके से. ठीक है, सपोज करो हम इसको नाम दे देते हैं, यहाँ पे इसको हम नाम दे रहे हैं डी वेक्टर. ठीक है, इसको हम नाम दे रहे हैं यहाँ पे डी, ओ डी वेक्टर हो गया हमारा. ठीक, सो किसके बराबर हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा, ये आपका इक्वल हो जाएगा ओ डी वेक्टर के. ठीक, और रिजल्टेंट निकालना आपको आता ही है, कौन सा फॉर्मूला लगता है, क्या लगता है, वो सब तो आपको पता ही है. तो ये जो ओ डी वेक्टर है ये हमारा एक्चुअल में रिलेटिव वेलोसिटी को शो करेगा इन 2 डायमेंशन. ठीक है, हमने क्या किया, रिलेटिव वेलोसिटी को वेक्टर से रिलेट कर दिया इस टॉपिक में, दैट्स इट. सो अगर ओ डी हमारा एंगल थीटा बना रहा है वर्टिकल के साथ, ठीक है, वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है वर्टिकल के साथ, यानी कि ये वाला जो अगर एंगल हम देखें, सपोज कर लो ये एंगल अगर थीटा है, ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है, अगर हमसे डायरेक्शन पूछा ओ डी की, तो हम क्या बता सकते हैं, अगेन जानते हो आप, tan थीटा निकाल सकते हैं ना. तो tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा, याद करो, वी वाई अपॉन वी एक्स था ना हमारा पिछली बार, था कि नहीं था, है ना. तो हमारा ये हो जाएगा डी बी अपॉन, क्या हो जाएगा, डी बी अपॉन ओ बी. ठीक है, क्या हो जाएगा, डी बी अपॉन ओ बी, डी बी अपॉन ओ बी. किसी को दिक्कत हो रही तो ट्रायंगल फॉर्म करके भी मतलब इस चीज़ को कर सकता है. ठीक है, तो अब ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, डी बी अपॉन ओ बी कैसे आया, क्यों आया, और ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही एक पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करती हैं, जो कि हमारा रिलेटिव वेलोसिटी है, जिसको कि हमने अपने वेक्टर से रिलेट किया, तो हमारा ये इस तरह से एक्सप्रेशन आ रहा है. अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो हमें और क्लियर होगा, तो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कुछ ना कुछ. ठीक है, सो अगर ये चीज़ क्लियर हो गई है ना, तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. क्या है ये, डी वी अपॉन ओ बी, ये क्या है, वी एम अपॉन वी आर. देखो क्या है ये, वी एम अपॉन वी आर. भाई डी वी क्या है हमारा, डी वी हमारा क्या आ रहा है, सोचो सोचो सोचो, वी एम ही तो है ना हमारा डी वी. अगर हम उसको जोड़ें, ऊपर से मिला देते हैं, तो क्या, इसको हम अगर हम मिला भी देते तुम लोगों को अलग एक कलर से, तो तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा. देखो ये लेंथ हो गई,
फिर उसके बाद ये लेंथ है, देख लो dv किसके बराबर हो गया, vm के बराबर ही तो है ना, मैग्नीट्यूड उसका vm के बराबर ही है, और जो ob है हमारा वो किसके बराबर है, vr के बराबर है, बस हमने वही लिखा है यहाँ पे। सो दिस इज हाउ वी डील दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अब तो ज़्यादा क्लियर होगा तुम लोगों को। इसको हटाते हैं, ठीक है, इन सबको हटाते हैं और क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बोट इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 3i कैप प्लस 4j कैप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसकी ये वेलोसिटी दी हुई है। द वाटर इन द रिवर इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ -3i कैप एंड -4j कैप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस तरीके से वाटर मूव कर रहा है और बोट की वेलोसिटी आपने ऑलरेडी देख ली। व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोथ विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ठीक है, बोट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर यानी कि वी बी आर निकालनी है हमको। ये क्या है, यही हमको निकालनी है। क्या होगी वी बी आर, वी ये हमारी होगी वी बी माइनस वी आर, और ये वी बी क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट, वी आर क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है, तो यही होगी हमारी। ओके सो नाउ अब हम क्या करेंगे, बस सिंपली इसके वेक्टर से एडिट माइनस कर देंगे। वेक्टर का हमारा क्या कहते हैं, वो होगा वी बी हमारा क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ बोट, ब्रैकेट में लिखेंगे 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है, बंद कर दिया, माइनस ब्रैकेट खोला, क्या लगाया, वी आर कितना दिया हुआ है रिवर की वेलोसिटी, -3i कैप -4j कैप, ब्रैकेट बंद कर दिया। यही निकालना है ना अपने को, यही निकालना है, बिल्कुल यही निकालना है। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस व्हाट विल गेट, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर, हमको सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, इसका जब हम करेंगे ब्रैकेट खुलेगा तो हमारा क्या आएगा, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस हमारा आएगा माइनस माइनस प्लस 3i कैप, फिर माइनस माइनस प्लस 4j कैप, ठीक है, क्या आ गया ये 6i कैप प्लस 8j कैप, आया कि नहीं आया, यही है हमारा आंसर, ठीक है, इसको वेक्टर फॉर्म में हमने लिख दिया, बस यही हमारा आंसर, हमको क्वेश्चन यही दिया था, हमको यही निकालना था। चलो आओ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो देखो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इट इज सेइंग दैट अ पार्टिकल p is moving along a straight line with the velocity of 3 meter per second and another particle q has a velocity of 4 meter per second at an angle 30 degree to the path of p, find the speed of q relative to p। चलो और डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते ही हमें समझ जाना चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, सबसे पहले p जो पार्टिकल है इधर अलोंग मूव कर रहा है, ठीक है, पार्टिकल p इज मूविंग, ये p पार्टिकल मूव कर रहा है इन अ स्ट्रेट लाइन विद द वेलोसिटी कितनी है, सपोज करो इस हम इनिशियल एक पॉइंट को हम o मानते हैं, नेमिंग हमेशा दिया करो o, और यहाँ पे इसको हम क्या मान लें, सपोज इसको नाम दे देते हैं ना, हम इसको a नाम दे देते हैं, पहला है तो a नाम दे देते हैं, उसके बाद जो आएगा उसको b नाम दे देंगे एंड सो ऑन। ओके, ये ओ ए वेक्टर है, ये पी पार्टिकल मूव किया है इधर की तरफ, मैग्नीट्यूड कितना आपको पता है 3 मीटर पर सेकेंड, वो तो हम बात पे आएंगे। और क्या कह रहा है कि हमारा जो वेलोसिटी मतलब जो हमारा दूसरा पार्टिकल क्यू है उसके पास इतनी वेलोसिटी है और एंगल 30 डिग्री बना हुआ है, तो एक और हम बना देते हैं ऐसा, ठीक है, उसके बाद ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमारा बन गया, इसको हम बी दे देते हैं नाम, ठीक है, इसको हमने बी नाम दे दिया। अब हमारे पास क्या है, ओ ए बी, ये चीज़ बन गया। अब ये पी पार्टिकल मूव कर रहा है, आप जानते हो दिस इज पार्टिकल पी, पॉइंट नहीं है, ठीक है, मैं नाम दे देता हूँ पार्टिकल पी। कितनी वेलोसिटी है इसकी, अगर हम वेलोसिटी वी पी की हम बात करें कितनी है, 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक, उसके बाद हमारा यहाँ पे जो है ये पार्टिकल क्यू है, उसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, उसकी वेलोसिटी कितनी है आपको पता है,
इज इट क्लियर? तो अगर इतनी चीज़ें क्लियर हो गई हैं उसके बाद हम अपना क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। आप हमको क्या निकालना है, क्यू विद रिस्पेक्ट टू क्यू रिलेटिव टू पी, वही क्यू विद रिस्पेक्ट टू पी, हमें ये वेलोसिटी निकालनी है। तो हम ये जो हमारा ओ ए वैक्टर है यहाँ पे लिखते हैं, ये जो हमारा ओ ए वैक्टर है, वेक्टर ओ ए, ये क्या है, पार्टिकल पी की वेलोसिटी वी पी नाम दे देते हैं उसको, ये किसके बराबर है, 3 मीटर पर सेकेंड, इधर की तरफ है, एक डायरेक्शन में हमने बनाया। फिर उसके बाद जो हमारा ओ बी वेक्टर है ये कितना है, ये वी क्यू मान लेते हैं उसको, ये कितना है 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है 4 मीटर पर सेकेंड है। उसके बाद क्या हो रहा है कि इतनी चीज़ें में क्लियर होगी। हाँ, अब ये जो वी पी से इंक्लाइंड है ना 30 डिग्री पे, तो जो एंगल है इसको भी बना लेते हैं, ये 30 डिग्री का एंगल है हमारा, दिस एंगल इज 30 डिग्री, ठीक है, ये एंगल हमारा कितना है 30 डिग्री है, एंगल हमारा 30 डिग्री। अब हम एंगल 30 डिग्री पता चल गया, अब हमारे पास क्या बचा है, हमें निकालना है सिर्फ वही वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ क्यू विद रिलेटिव टू पी। तो एक हम, ठीक है इसको हम, ठीक है एक रिजल्टेंट वेलोसिटी बना लेते हैं इसके लिए। रिजल्टेंट वेलोसिटी किस तरीके से बनेगी इन दोनों की, ये हमारी कुछ इस तरीके से होगी कि सपोज करिए अगर हम एक इसका अपोजिट वेक्टर मान लेते हैं, ठीक है, अगर हम एक इसका अपोजिट वेक्टर मान लेते हैं माइनस वी पी, ये वी पी इधर जा रही है, माइनस वी पी इधर की तरफ जाएगी, हमको माइनस वी पी नाम मानना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें भाई फॉर्मूले में तो माइनस का रखना होता है। माइनस वी पी इधर को जा रहा है, ठीक है, सपोज करो ये माइनस वी पी है, ठीक, ये माइनस वी पी है, ये इधर की तरफ जा रहा है, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। और अगर हम अब, क्योंकि हमको वेक्टर एडिशन क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी हमने क्या सीखा था, वेक्टर एडिशन ऑफ वेलोसिटी 1 प्लस नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी 2, यानी q विद रिस्पेक्ट टू p निकालना है ना, q रिलेटिव टू p निकालना है ना, तो वेलोसिटी ऑफ q प्लस माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ p वेक्टर, ठीक है, उसको हम किस तरीके से लिखेंगे, हमको निकालना क्या है, हमें निकालना है v क्यू पी निकालना है, वी क्यू पी निकालना है, ठीक, वी क्यू पी क्या है, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ क्यू प्लस ब्रैकेट में माइनस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर ऑफ पी। इज इट क्लियर? ये चीज़ क्लियर है कि नहीं, ये जो मैंने लिखा अभी, ठीक, अगर ये क्लियर हो गया तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। तो हमें क्या क्या चीज़ चाहिए उसके हिसाब से अपने डायग्राम को बदल देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ हमें क्या पता चलेगा कि इन दोनों का माइनस वी पी और बी का, तो माइनस वी पी वाले को कुछ नाम दे देते हैं, सपोज हम उसको सी नाम दे देते हैं, ठीक है, इसको हम पॉइंट सी नाम दे देते हैं ताकि हमें लिखने में भी आसानी हो और हम लिख भी लें आसानी से। सो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो रिजल्टेंट आएगा यहाँ पर, ये कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आएगा, रिजल्टेंट इसका आएगा कि नहीं आएगा, कुछ इस तरीके से रिजल्टेंट आएगा। सपोज ये इधर क्या है, ये थोड़ा सा और इधर ही टिल्टेड कर लेते हैं, इधर इस तरीके से उसका रिजल्टेंट आएगा। नाउ दैट वी हैव दिस, तो हम क्या इसको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से इन दोनों का निकाल सकते हैं, क्या रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा, यही तो निकालना है हमको। तो बहुत ही अच्छे से हम निकाल लेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे हमें क्या पता था कि वेक्टर जो वी है और वी क्यू वेक्टर कौन सा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वी क्यू वेक्टर ताकि कन्फ्यूजन बार बार ना हो। दिस इज वी क्यू वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड आपको पता है, ये जो वी क्यू वेक्टर है, वी क्यू और वी पी में कितना 30 डिग्री का एंगल है, तो बताओ वी माइनस वी पी और वी क्यू में कितना एंगल हो जाएगा भाई, कितना बचा यहाँ पे, ये एंगल कितना है आप खुद सोचो, ये वाला एंगल कितना है, ये एंगल 150 डिग्री है ना, 180 में से 30 गया, कितना बचा 150 डिग्री, है कि नहीं है, तुम लोग अभी भी बोर्ड देके आए तो पता ही होगा, ये 150 डिग्री है, ये हमारा 30 डिग्री था, ठीक। सो वी हैव दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस
इसी तरीके से हम उसको सॉल्व करते हैं। अब हमारे लिए क्वेश्चन काफ़ी आसान हो गया, तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्यों आसान हो गया? क्योंकि अब तो हमें सब कुछ पता ही है, हमें सिर्फ बस वैल्यूज़ को रखना है ना, सिर्फ से हमें वैल्यूज़ को रखना है। तो आइए रखते हैं वैल्यूज़ को। तो क्या हो जाएगा हमारा वी क्यू पी हमारा क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ वेक्टर क्यू कितना दिया हुआ है, वेलोसिटी वेक्टर क्यू कितना दिया है, खुद सोचो। हाउ मच इट इज गिवन? वी क्यू माइनस वी क्यू पी। अच्छा, वी क्यू पी को हम क्या लिख सकते हैं? आप जानते ही हो, वी क्यू माइनस वी पी, जो कि मैंने ऑलरेडी ऊपर लिख दिया है इलाबोरेट कर। बार बार इस चीज़ को मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि तुम लोग के दिमाग में बैठ जाए बिल्कुल अच्छे से। अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर इसको वर्ड्स में लिखना चाहें, यहाँ पे वर्ड्स में लिखेंगे तो क्या होगा हमारा वी क्यू कौन सा है? ओ बी, वेक्टर ओ बी प्लस माइनस वी पी कौन सा है? माइनस वी पी ओ सी है ना, वेक्टर ओ सी। ठीक, ये बात क्लियर हुई सबको? सबको क्लियर हो गई, राइट? तो ये हमारा किसके बराबर है? सपोज कर लेते हैं ये हमारा किसके बराबर आ रहा है, इसको हम नाम डी दे देते हैं, यहाँ पे हम नाम डी दे देते हैं इसको। ये हमारा किसके अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये हमारा ओ डी वेक्टर के बराबर आ रहा है। ठीक है, इसके बराबर आ रहा है ये हमारा ओ डी वेक्टर। आप ही नेमिंग दे देना, कभी भी कोई क्वेश्चन आता है ना उसमें डायग्राम बना के उसमें अपने अकॉर्डिंग नेमिंग देके अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब यहाँ पे 90 डिग्री तो एंगल है नहीं दोनों का, दोनों के बीच में कुछ एंगल है, तो सिंपल एडिशन तो होगा नहीं। ठीक है, जब 90 डिग्री एंगल होता है तो सिंपल एडिशन होता है। ठीक है, सो इसका हम सिंपली तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हमको लगाना पड़ेगा रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला, जो कि था अंडर रूट अंडर रूट के अंदर क्या था? ओ बी का स्क्वायर, वेक्टर ओ बी का स्क्वायर प्लस वेक्टर ओ सी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ओ बी इंटू ओ सी इंटू कॉस 150 डिग्री, ये जो एंगल है हमारा। ठीक है, तो तुम लोग को अगर ये चीज़ एक चीज़ में नहीं आ रही, मैं इसको हल्का सा साइड कर दे रहा हूँ ताकि ये चीज़ पूरा इसमें आ जाए। खैर इसकी ज़रूरत तो हमें है भी नहीं, तो उसको हटा ही देंगे। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत हमें है ही। ओके, नाउ दैट वी हैव दिस, तो इसको यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, सारी वैल्यूज़ को हम रख देंगे, सारी वैल्यूज़ तो है हमारे पास। तो क्या आ जाएगा, ये ओ बी क्या है? ओ बी किसके बराबर है? वी क्यू के बराबर है। तो वी क्यू की, और वी क्यू का मैग्नीट्यूड कितना है? क्या है वी क्यू का मैग्नीट्यूड कितना है? सोचो। ओ बी का, सॉरी वी क्यू कह रहा हूँ, ओ बी का मैग्नीट्यूड कितना है? ओ बी का मैग्नीट्यूड हमारा वो है ना 4 प्लस ओ सी, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू कॉस 150 डिग्री। अच्छा, कॉस 150 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? -√3/2 होती है, याद कर लो। ठीक है, जैसे कॉस 120 की डिग्री की वैल्यू -1/2 थी ना, वैसे यहाँ पे कॉस 150 डिग्री की वैल्यू कितनी है? -3/2, -√3/2। ये कर्व से हम निकालते थे, वो सिखा देंगे कभी। वैसे मैथ्स वाले तो बहुत ही अच्छे से जान जाएंगे इस चीज़ को, और बायोलॉजी वाले जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वैसे वैसे सबको वैल्यू रट जाएगी। ज़्यादातर एंगल कितने बनते हैं? 150 डिग्री, 120 डिग्री, 60 डिग्री, इस तरीके से। तो 120 150 में याद होता है, तो साइन 150 क्या होता है, टेन कॉस 150 क्या होता है, केवल यही तो याद करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा जो क्वेश्चन आएगा, मतलब जो हमारा आंसर आएगा, वो करीब इस तरीके से आएगा कि √4.216 आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट कभी भी इस तरह का क्वेश्चन होगा ना, आपको सिमिलर कैलकुलेशन ही देगा, घबराना नहीं उसके लिए। या फिर कांस्टेंट की वैल्यूज ऑलरेडी आपको दे देगी क्वेश्चन कि इसको यूज़ करना है, क्योंकि उसको पता रहेगा कि आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके अकॉर्डिंग वो वैल्यूज को पहले ही दे दिया होता है अच्छे क्वेश्चन में। ये आएगा 4 पॉइंट समथिंग, आई थिंक अंडर रूट के अंदर ये हमारा जो आ रहा है 4.216 आ रहा है, 4.216 आ रहा है। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, जैसे अंडर रूट 4 का 2 होता है तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, अप्रॉक्सीमेटली 2.1 मीटर पर सेकेंड। यूनिट लगाना नहीं बोलना है, क्या निकाला हमने? रिलेटिव वेलोसिटी निकाली। ओके, तो दिस इज हाउ वी सॉल्व रिलेटिव वेलोसिटी पे बेस्ड क्वेश्चन। और अब हम जो करने वाले हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे सीधे सीधे प्रोजेक्टाइल, जो मेन हमारा टॉपिक है इस मोशन इन अ प्लेन का।
ठीक है। प्रोजेक्टाइल मिशन काफ़ी ही मेन पार्ट है इस पूरे चैप्टर का, इसको कि हमको बहुत ज़्यादा अच्छे से फोकस करना है। उसके भी कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी आते हैं, और कई सारे क्वेश्चन वी विल सॉल्व इट राइट नाउ इन आवर क्लास। मतलब अगले वीडियो में हम करेंगे, अभी के लिए इतना काफ़ी है। इसको रिवाइज करिए अच्छे से, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विथ अ वेरी न्यू टॉपिक दैट इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन।